दोस्तों आज मैं एक नया मानवा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि पिछले वाले मानवा पहले से ही एक्सप्लेन थे, जिसकी वजह से मुझे यह वीडियो बनानी पड़ रही है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपना हथौड़ा घसीटते हुए ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है और वह हमें पता लग जाता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। और इस युद्ध के बाद तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद मैं ही जिंदा होगा। इस जगह पर मेरी मौत के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने हथौड़े को घसीटते हुए कहीं पर ले जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि शायद हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहां पर एक मॉन्स्टर का पैर आता है जो कि एक मरे हुए इंसान को कुचल कर रख देता है। और वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और हमें बताया जाता है कि यह डीमन किंग का कमांडर है और इसका नाम गिलोटोनी है। और इस मॉन्स्टर की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। और वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि तुम तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारा नाम शायद टैनी है। मैंने सही कहा ना? तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुम पहले ज़्यादा स्ट्रांग बने होते तो शायद इस युद्ध को रोक पाते और शायद मुझे भी हरा पाते। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इस इंसानों की लड़ाई को पहले से ही हार चुके हो। अब तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और अपने हथौड़े में माना भरते हुए एक जोरदार हमला करते हुए उछल जाता है और कहने लग जाता है कि मरोगे तो तुम। और एक जोरदार हमला उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है और कहने लग जाता है कि लाइटिंग वॉल्व। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर भी उस हथौड़े को अपने एक हाथ की मदद से रोक लेता है और उसे रोकने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन वह कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अपनी जबान बंद रखो और अपनी पूरी जान लगाते हुए वह उस हमले को करने में कामयाब हो जाता है और ज़मीन पर आते हुए एक और स्किल का नाम लेता है और उस हथौड़े को ज़मीन पर दे मारता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के मुंह के दो टुकड़े हो चुके होते हैं और वह मॉन्स्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है, तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह मॉन्स्टर वहाँ पर मरता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर टैनी उस धमाके में जिंदा होता है और कहने लग जाता है कि अब जाकर मुझे आराम मिला है। लेकिन अगर मैं उस मॉन्स्टर के बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं उस डीमन किंग के कमांडर को कभी हरा ही नहीं पाता। लेकिन आखिरकार मैंने उसे हरा ही दिया। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर टैनी के शरीर से उसका माना बाहर निकल रहा होता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि मेरा माना बाहर निकल रहा है, लगता है कि मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और वह अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाता है कि मेरी पूरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से गुजरी है। मैंने अपनी लाइफ में एक ताकतवर शूरवीर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन मैं कभी भी अपने माना पर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरी शूरवीर बनने की गति बहुत ही ज़्यादा धीमी हो गई थी। और कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद मैं एक नाइट बनने में कामयाब रहा और वह दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। लेकिन अगर मैं इस बारे में अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहन किया है, तब जाकर मैंने यह मुकाम पाया है। और मुझे लगता है कि अब मैं कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो मैंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया है। अगर मैं अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना पाता तो शायद इस युद्ध को रोक सकता था और बहुत से लोगों की जानें बचा सकता था। लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं रहा। अगर मैं उस मॉन्स्टर के बारे में सोचूं तो वह सेवंथ कमांडर था और अभी भी 5 कमांडर अभी भी बचे हुए हैं जो कि उस कमांडर से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि उनको हराना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा, मैं उन्हें कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ आती है कि टैनी, क्या तुम जिंदा हो? मुझे लगता है कि तुम जिंदा हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर एक बूढ़ा बैठा हुआ होता है और हमें बताया जाता है कि ये एक स्वॉर्ड एम्परर है जो कि एसगार्ड का गार्डियन है और इसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और वह कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा।
लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इस जगह से भाग सकते थे, तुम भागे क्यों नहीं? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। और वह बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि तुम झोपड़पट्टियों में पैदा होने वाले एक गरीब बच्चे थे और तुम्हारे साथ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उसे प्रोटेक्ट किया। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना किया होगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उन लोगों की मदद करना चाहता था, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और टैनी कहता है कि मैं बस उन लोगों से नफरत करता हूँ जो ऊंच नीच में फ़र्क करते हैं और लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं और ईश्वर के प्यार को पाने के लिए हमेशा भागते रहते हैं। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास हंसने के लिए अभी भी बहुत ही ज़्यादा ताकत बची है। जिसे सुनने के बाद वह स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे टैलेंट पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ। लगता है कि तुमने अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए। क्या तुम दोबारा से वापस जाना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। और वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते होगे, लेकिन क्या फिर भी तुम पास्ट में जाना चाहोगे? मैं आज तुम्हें अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम लीला था, मेरी पत्नी और मैंने उसका नाम बड़े ही प्यार से रखा था। और हम देखते हैं कि वह स्वॉर्ड एम्परर अपनी एक अंगूठी को निकालता है और उसमें कुछ करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास बहुत ही ज़्यादा ऑरा फैलने लग जाता है। जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और वह बंदा कहता है कि तुम्हें ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने जादू की मदद से पास्ट में भेजूंगा। हालांकि मैं इस मैजिक को सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाता, लेकिन मुझे पूरे यकीन है कि हम पास्ट में ज़रूर मिलेंगे। तुम मेरे पास ज़रूर आना, लेकिन लापरवाही से मत आना, इसकी वजह से तुम्हारा पास्ट भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बदल सकता है। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर की आंख अचानक से किसी और जगह पर खुलती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर टैनी अपनी पास्ट लाइफ में आ चुका होता है और वह एक बच्चा होता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये ड्रीम है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? यह कमरा सचमुच बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना है। अगर यह मेरे सपने की पास्ट लाइफ है तो मैं इसे कभी भी नहीं जीना चाहूँगा। मैं दोबारा से कभी भी इस दिन को नहीं देखना चाहूँगा। यह दिन मेरे लिए सचमुच बहुत ही ज़्यादा बुरा था। उस दिन मेरी बहन की लाश मेरे आंखों के सामने पड़ी थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी, वह मर चुकी थी। जब भी आज मैं इस दिन को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था। और हमारे मेन कैरेक्टर टैनी को अभी भी लग रहा होता है कि वह एक सपना देख रहा है और वह हमें बताने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब था और मैंने अपनी बहन की भूख को मिटाने के लिए एक सोने की अंगूठी चुराई थी और इस सोने की अंगूठी की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा गया। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बहन ने मुझे हमेशा से प्रोटेक्ट किया, जबकि सारी की सारी गलती मेरी थी और उस पिटाई की वजह से मेरी बहन की मौत हो गई। और हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से दो बंदे आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है कि इस कुतिया की वजह से हमारी सारी की सारी गलतियों के बारे में वुल्फ को पता चल गया। लगता है कि इस कुतिया को सबक सिखाना होगा, सारी की सारी गलती इसी की है। और हम देखते हैं कि वह उसमें एक जोरदार लात मारता है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि उस पिटाई की वजह से बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान को बचा पाया और मेरी बहन ने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा देखभाल की थी, लेकिन वह अपनी जान को नहीं बचा पाई और उसकी बहन ज़मीन पर जाकर गिरती है। जिसे देखने के बाद एक बंदा कहता है कि वाह ब्रोदा, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया, तुमने तो इसे एक लात में ही गिरा दिया। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि देखा मेरा हेलीकॉप्टर शॉट कितना ज़्यादा कमाल का है।
जिसे देखने के बाद टैनी गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि शायद इन लोगों को पता नहीं है कि मेरी बहन मर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह मेरी बहन की लाश को यहाँ से ले जा रहे हैं और उसे हर्ट पहुँचा रही हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि ब्रदर यह तो मर चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि तुम घबराते क्यों हो, बाहर बहुत सारे बीमार आदमी हैं जो कि ताज़ी लाशों को खरीदते हैं और इसकी लाश तो अभी अभी बहुत ही ज़्यादा ताज़ी है। मुझे लगता है कि इसकी कीमत हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जिसे सुनने के बाद टैनी गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुक जाओ, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी बहन को नहीं बचा पा रहा हूँ। और दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी लग रहा होता है कि वह एक सपना देख रहा है और वह कहने लग जाता है कि मैं अपने हाथ को हिलाना चाहता हूँ, अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर टैनी अपने हाथ को हिला लेता है और अपने हाथ में एक माना भी भर लेता है। जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं इसे मूव कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बहन को बचाने के लिए उस पर कूद पड़ता है और कहने लग जाता है कि रुको, इसे छोड़ दो। और हम देखते हैं कि वह उस बंदे को एक जोरदार धक्का दे मारता है, जिसकी वजह से वह बंदा दीवार से जाकर टकराता है और टैनी अपनी बहन की लाश को बचाने के लिए उसके ऊपर ही लेट जाता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कीड़े कहीं के, तुम आज हमारे हाथों से मरना चाहते हो, लगता है कि आज तुम्हें सबक सिखाना होगा, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और वे उसे मारने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यू रास्कल, इसके ऊपर से हट। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पिट रहा होता है, लेकिन टैनी अपनी बहन की लाश को नहीं छोड़ता और वह बंदे भी मारते मारते बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। और वह वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि यू रास्कल कहीं के, जा खुश रहे अपनी बहन की डेड बॉडी के साथ, हम यहाँ से जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह दोनों बंदे वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उठता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि उन लोगों ने मुझे मारा और मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं पास्ट में भी आ चुका हूँ, क्या यह कोई सपना नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, भला मैं पास्ट में कैसे आ सकता हूँ, मैं इसे कैसे चेंज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके अलावा मैंने अभी तक पास्ट में कभी भी इतनी जल्दी माना को इस्तेमाल करना कभी भी नहीं सीखा था, क्या ऐसा हो सकता है कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे सचमुच पास्ट में भेज दिया हो। लेकिन आखिरकार वह किस तरह से किसी को पास्ट में कैसे भेज सकता है, और यह कोई सपना भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी पास्ट लाइफ में भला कैसे आ सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने फ्यूचर को भी चेंज कर सकता हूँ। और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वह अपनी माना पावर को देखने के बाद कहने लग जाता है कि मेरी माना पावर भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे मैंने ट्रेनिंग की थी, और यह काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। उसने सचमुच मुझे मेरी पास्ट लाइफ में भेज दिया है और यह कोई सपना भी नहीं है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मुझे मेरी पास्ट लाइफ में थोड़ी पहले क्यों नहीं भेजा, मैं अपनी बहन को बचा सकता था, उसने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं कि टैनी को खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है और वह कहने लग जाता है कि लालत है इस कमज़ोर बॉडी पे। और वह अपने मन में कहता है कि शायद मैं बेकार में ही उस बूढ़े आदमी पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा हूँ, उस स्वॉर्ड एम्पर ने मुझसे पहले ही कहा था कि उसका पावर इतना भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपनी बहन को एक शांति के साथ विदा तो कर सकता हूँ, मैं अपनी पिछली लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं कर पाया था। और वह बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि पॉसिबल हो सके तो मुझसे जल्दी ही मिलना। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ स्वॉर्ड एम्परर, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा, और यह सब उस वुल्फ की वजह से हुआ है, मैं उसे जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा, उसकी वजह से मेरी बहन मारी गई है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मारा था, लेकिन मैं अपना बदला अब प्रॉपर लूँगा, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं हूँ, वह लोग मेरे हाथों से जल्द मारे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बहन को कहाँ पर लेकर जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि टैनी की बहन को फूलों पर लिटाया हुआ होता है और टैनी अपने मन में कहने लग जाता है कि हालांकि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात थी, हम दोनों के बाल और आंखें काली थी, जो कि इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था तो मुझे लोगों से बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था, मुझे मारा जाता था और मुझे पीटा भी जाता था, लेकिन एक मेरी बहन थी जो मुझे हमेशा हौसला देती थी और वह हमेशा मुझसे कहती थी कि
उसे मुझ में उसका खोया हुआ भाई याद आता था और उसने ही मेरा नाम टैनी रखा था और वह अपने भाई की तरह ही मुझे प्यार करती थी। मैं उसका एहसानों का बदला चुका पाता, वह मुझे छोड़कर चली गई। और हम देखते हैं कि वह पादरी कुछ मंत्र टाइप चीज़ें पढ़ने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इसे स्वर्ग मिले और प्रभु के चरणों में इसका स्थान हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो अपने मन में कहने लग जाती है कि इसकी बहन एरिना गुजर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी यह काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। और हमें बताया जाता है कि यह हमारे मेन कैरेक्टर की बहन की दोस्त है और इसका नाम एमा है। और वह कहने लग जाती है कि कुछ देर पहले तो यह बहुत ही ज़्यादा अलग था। फिर हम कुछ देर पहले के सीन को देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर टैनी सूप पी रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि यह बच्चा, इसकी बहन मर चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी यह सिर्फ सूप को ही पी रहा है। आखिरकार यह बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उस एमा की नज़र टैनी के गालों पर जाती है जो कि ठीक हो रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद एमा हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि यह क्या है, इसकी चोटें तो अचानक से ठीक हो गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि टैनी अपनी बहन को वहां से उठाता है और लेकर जाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद एमा कहती है कि रुको जरा, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है, तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिसे सुनने के बाद एमा कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ एरिना की ही बातें सुनते थे, मेरी नहीं। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि एमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस सूप के लिए और मेरी देखभाल करने के लिए, मैं इसका एहसान ज़रूर से चुका दूंगा। जिसे सुनने के बाद एमा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह टैनी को रोकने की कोशिश करती है। फिर इसके बाद वह सोच रही होती है कि आखिरकार टैनी इतनी जल्दी कैसे बदल चुका है। वह अपनी बहन के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बदल गया, आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और टैनी अपने मन में सोच रहा होता है कि यही मेरे पास मौका था उससे बात करने के लिए, जो भी मैंने किया उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे पछताना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि एरिना भी इस बारे में यही सोचती होगी। और वह एरिना की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर वह उससे कहती है कि तुम अपने आप पर हमेशा भरोसा रखना और आगे बढ़ते रहना। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को ज़रूर से मानूंगा मेरी बहन, मैं तुम्हारी बातों को याद रखूंगा और आगे बढ़ूंगा, तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। तुम मुझे आसमानों से ज़रूर देखना, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। फिर इसके बाद हमें एक महीने के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर टैनी के चारों तरफ ओरा ही ओरा फैला हुआ होता है और वह कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं, अब मेरी बहन और मेरा बदला लेने का वक्त आ चुका है, जिन लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। और हम देखते हैं कि वह आगे बढ़ने लग जाता है और एक जगह पर आकर पहुंच जाता है जहां पर दो बंदे खड़े होते हैं और वह कहने लग जाते हैं कि यह तो ज़रूर से झोंपड़पट्टियों वाला बच्चा होगा। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, हमें इसे दे देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि भेड़िया कहाँ पर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद एक बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भेड़िए का नाम लेने की, क्या तुम पागल हो चुके हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। और वह हमारे मेन कैरेक्टर पे एक वार कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर टैनी उसके वार को आसानी के साथ पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि भला मैं उस भेड़िए का नाम क्यों नहीं ले सकता, और उसकी कलाई को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मेरा हाथ, मेरा हाथ है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और टैनी उसके पास आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि आखिर इस लड़के के साथ क्या है, क्या इसने कोई पोषण खाया है जिसकी वजह से वह इतना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन छोड़ो, यह सिर्फ एक बच्चा है, मैं इसे आसानी के साथ हरा सकता हूँ। और वह उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है कि मैं इसे फेंक दूंगा, लेकिन हम देखते हैं कि वह टैनी को हिला तक भी नहीं पा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह कहने लग जाता है कि आखिरकार इस बच्चे के साथ क्या है, यह इतना भारी कैसे हो सकता है, मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और टैनी उस बंदे से कहने लग जाता है कि क्या हुआ, मैंने इसके बारे में सोचा ही था, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा भारी हूँ, लेकिन अब छोड़ भी दो मुझे, क्या तुम बच्चे की जान लेकर मानोगे, लगता है कि तुम्हें भी सबक सिखाना ही होगा। और वह उस बंदे को एक जोरदार लात
दे मारता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह सिर्फ मेरे माना की वजह से है। मैं अपनी पिछली लाइफ में अपनी माना बॉडी को नहीं बना पाया था और ना ही उसे कॉन्कर कर पाया था, लेकिन मैंने इस लाइफ में अपनी माने बॉडी को बना दिया है, जिसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की होती तो शायद इसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी, और इसे पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और बहुत ही ज़्यादा खाना पीना भी पड़ा ताकि मैं इसे कंट्रोल कर सकूं। फिर इसके बाद हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहां पर एमा कह रही होती है कि तुम मेरे 10 दिनों का खाना खा चुके हो, जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि एमा का शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं ऐसा कर पाया। अब ये लोग मुझसे नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि वह बंदा उस किक की वजह से जमीन पर गिर पड़ता है और टैनी उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? मैंने अपने माना को कंट्रोल किया है और तुम यहाँ से आसानी से नहीं जा सकते। तुम लोगों ने मेरी बहन को परेशान किया है, मैं उतना ही दर्द तुम लोगों को पहुंचाऊंगा। जिसे सुनने के बाद वह बंदा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने के क्या मतलब है? और टैनी उसके पाम को पकड़ता है और कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि टैनी उसे हवा में उछालता है और बड़ी तेजी के साथ घुमाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इस बेकार बॉडी के साथ तुम बुरी तरीके से मरोगे, और उसे बड़ी तेजी के साथ फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वह बंदा एक होटल में दीवारों को तोड़ते हुए एक दीवार से जाकर टकराता है, जिसे देखने के बाद एक टकला बंदा और बाकी के सारे बंदे हैरान हो चुके होते हैं। और वह बंदा कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक घुसपैठिया आ चुका है, जिसे सुनने के बाद वह बंदे कहते हैं कि वह कौन है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई। और हम देखते हैं कि टैनी भी वहां पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे बड़े बड़े बास्टर्ड मौजूद है, अब इनके साथ खेलने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। और हम देखते हैं कि वह बंदे हमारे मेन कैरेक्टर टैनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ऊपर दो बंदे होते हैं जो कहने लग जाता है कि यह बच्चा यहाँ पर कैसे आया और इसके पास तो कोई भी वेपन भी नहीं है, भला ये हमसे कैसे लड़ेगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या कहा वेपन। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेजी के साथ भागता है और उस टकले इंसान का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और कहने लग जाता है कि तुम सबके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और हम देखते हैं कि टैनी उसका पैर पकड़कर उसे चारों तरफ घुमाने लग जाता है और बहुत सारे बंदों को उसे घुमा घुमा कर मार रहा होता है, जिसकी वजह से वह बंदे हवा में उड़ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद वह दूसरा बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार ये ऐसे कैसे कर सकता है। और हम देखते हैं कि टैनी उस टकले इंसान को बड़ी तेजी के साथ घुमाता है और उस दूसरे बंदे के पास फेंक देता है, जिसकी वजह से वह बड़ी तेजी के साथ टकराते हैं। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से वह दूसरा बंदा भी बेहोश हो चुका होता है और उस टकले इंसान की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद वह दो बंदे कहने लग जाते हैं कि आखिरकार इसने ऐसा कैसे किया। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों मुझसे नहीं लड़ने वाले? क्या तुम लोग खड़े होकर तमाशा देखोगे? वैसे तो तुम दोनों देखने में भाई लगते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि अगर बच्चे तू हमसे लड़ना ही चाहता है तो तू आज मरेगा, मैं तेरे दो टुकड़े कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें नीचे तो आना होगा, और वैसे भी तुम लोग देखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि इतने छोटे होने के बावजूद भी तुम्हारी जुबान बहुत ही ज़्यादा चलती है और तुम माना को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर हम तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हारे बाज़ार में बेचकर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी कीमत मिलेगी। मैंने सही कहा ना? लेकिन हम देखते हैं कि टैनी उन दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और वह बंदे हमारे मेन कैरेक्टर टैनी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह सब यूज़लेस है। फिर इसके बाद वह पास्ट के सीन के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ पर वह बूढ़ा आदमी उससे कह रहा होता है कि टैनी तुमने यह क्या किया? अगर तुम इसी तरह से बर्ताव करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? तुम क्रेजी बास्टर, तुम इनके साथ नरम दिली से तो पेश आ सकते हो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि नरम दिली ये क्या होता है? जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें इसके लिए मार्शल आर्ट को सीखना होगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, नरम दिली का मतलब है कि मार्शल आर्ट। अब इन लोगों को सबक सिखाना होगा और बताना होगा कि
आखिरकार मार्शल आर्ट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और हम देखते हैं कि वह दोनों बंदे टैनी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टैनी उस हमले से बड़ी आसानी के साथ बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह दोनों बंदे लगातार टैनी के ऊपर हमला किए ही जा रहे होते हैं, लेकिन टैनी उनके हमलों से आसानी के साथ बच रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बंदे कहते हैं कि आखिरकार ये हमारे हमलों को कैसे देख पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी एक जोरदार मुक्का उस बंदे के मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, जिसे देखने के बाद वह दूसरा बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी यहीं पर ही नहीं रुकता, वह एक जोरदार लात घुमाते हुए उसके मुंह में दे मारता है, जिसकी वजह से वह बंदा ऊपर उछल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी ऊपर उछलने के बावजूद भी उसे मारने के लिए दोबारा से उछलता है और उसके पास जाते हुए उसकी कॉलर को पकड़ता है और उसे बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर दे मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी के इतना हमला करने के बावजूद भी टैनी नहीं रुक रहा होता। जैसे ही वह बंदा ज़मीन से टकराता है और उछलता है, टैनी वहां पर दोबारा से पहुंच जाता है और अपनी एक जोरदार लात घुमाते हुए उस बंदे को दे मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टैनी उस दूसरे बंदे को भी मार पीट कर दूसरी जगह पर फेंक देता है, जहां पर एक बंदा होता है, और वह बंदा कहने लग जाता है कि यह किसने किया, और हमें इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम वुल्फ इन्वेंडर रूलर होता है, जो कि इस जगह का मालिक है। और टैनी हमें बताने लग जाता है कि मेरी पिछली लाइफ में इस वुल्फ की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इसी की वजह से मेरी बहन मारी गई है। ये यहाँ पर राज करता है और सभी गैंगस्टरों का मालिक है। ये कोई छोटा मोटा भेड़िया नहीं, बल्कि भेड़ियों की जाति में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और इसका नाम वियरवुल्फ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और इसे सिल्वर वुल्फ माना जाता है। यह एक तरह के इंसान होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर भेड़िया बन जाते हैं और लोगों को मारते रहते हैं। ये एक फैमिली है जिसे मारने के लिए मुझे अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तभी जाकर मैं इन भेड़ियों की जातियों को मार पाया था। लेकिन अब इस लाइफ में मैं अपना बदला और अपनी बहन का बदला सही तरीके से ले पाऊंगा। और हम देखते हैं कि टैनी वहां पर आ चुका होता है, जो कि अपने कपड़ों को फटकार रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह वुल्फ कहता है कि है बच्चे, क्या तुमने ये सब किया है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम्हें अपनी आंखों से दिखता नहीं है, लगता है कि तुम्हारे ये आखिरी वर्ड होने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद वह वुल्फ गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की, लगता है कि बच्चे तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि वह वुल्फ अपना शरीर को बदल रहा होता है, जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि हाँ हाँ, ज़रूर से अपना शरीर बदलो जब भी तुम मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें भेड़िया बनने में अभी भी बहुत ही ज़्यादा वक्त लगने वाला है। और हम देखते हैं कि वह बंदा धीरे धीरे एक भेड़िए का आकार ले रहा होता है, और थोड़ी देर बाद वह पूरी तरीके से एक भेड़िया बन जाता है, जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, ये अब सही है, इसे खेलने में अब मुझे बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन रुको ज़रा, यह क्या है। और हम देखते हैं कि वह वेयरवुल्फ को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि यह तो सिल्वर कलर का वेयरवुल्फ नहीं है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी पिछली लाइफ में यह तो एक सिल्वर कलर का वुल्फ था। और वह कहने लग जाता है कि तुम देखने में एक कुत्ते के पिल्ले लगते हो। जिसे सुनने के बाद यह बात उस वुल्फ के दिल में चुभ जाती है, और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ कहता है कि क्या कहा कुत्ते का पिल्ला, लगता है कि बच्चे तुमने आज अपनी मौत को दावत दी है। और हम देखते हैं कि वह टैनी के ऊपर बड़ी तेजी के साथ हमला करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। और हम देखते हैं कि वह वुल्फ टैनी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टैनी उससे बच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और फास्ट हो चुका है, लेकिन ये मेरी पिछली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा वीक है। मेरी पिछली लाइफ में ये कम से कम मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो था। और हम देखते हैं कि वह उसकी नाक को अचानक से पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना कमज़ोर भेड़िया होने के बाद तुम मुझे हरा पाओगे।
यह सब बेकार की बातें हैं। और हम देखते हैं कि उस भेड़िए को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और टैनी उसकी नाक में से खून निकाल देता है, जिसकी वजह से वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और टैनी हमें मुस्कुराते हुए बताता है कि यह सारी की सारी बातें मुझे मेरे दोस्त ने बताई है। फिर इसके बाद हमें टैनी के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एक वुल्फ होता है, और वह कहने लग जाता है कि हमारी जातियाँ पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारी वुल्फ जातियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और हम देखते हैं कि वह भेड़िया दोबारा से टैनी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टैनी उस हमले से बच जाता है और वह लगातार टैनी के ऊपर हमला किया ही जा रहा होता है, लेकिन टैनी उसके हमले से बच रहा होता है। और टैनी उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम सिर्फ एक पागल कुत्ते हो जिसे मैं आसानी के साथ हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ एक ज़ोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से उस वियर वुल्फ की थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह में से खून बाहर निकलने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह वेयरवुल्फ ज़मीन से जाकर टकराता है और टैनी मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि बस तुम में इतना ही दम था, ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था, तुम तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए, चलो इसे अब स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि टैनी उसके घंटियों में एक ज़ोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से उस भेड़िए की हालत ख़राब हो जाती है। और टैनी का दोस्त कह रहा होता है कि यह ठीक है, यह सिर्फ एक छोटा सा हमला है, लेकिन इसकी वजह से कम इन लोगों की जनरेशन तो नहीं बढ़ पाएगी। और हम देखते हैं कि टैनी उस भेड़िए को एक ज़ोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से वह दीवार से जाकर टकराता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह दीवार से टकराता है वहाँ पर कुछ निकलता है, जिसे देखने के बाद टैनी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह भेड़िया भी अपने असली रूप में आ चुका होता है और उसके सीने में एक लॉकेट होता है जो टूट कर गिर जाता है। और टैनी उसके पास आता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम खड़े हो गए? जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जिसे सुनने के बाद टैनी गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि बहुत हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तुम्हें क्या लगता है कि इसके बावजूद भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया हैरान हो जाता है और टैनी कहता है कि मैं अपनी बहन का बदला ज़रूर तुमसे लूँगा एइना, मैं होप करता हूँ कि इसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। और हम देखते हैं कि टैनी ने उस भेड़िए की मार मार कर बुरी हालत कर दी होती है और टैनी कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए इसकी गर्दन को तोड़ दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, मुझे माफ़ कर देना एइना, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि माफ़ी मांगने के बाद मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी? जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया कहता है कि मिस एरिना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लेकिन तुमने मुझे और मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, मुझे लगता है कि मेरी बहन तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी। चलो फिर ठीक है, जब मैं तुम्हें मार ही रहा हूँ तो क्यों ना तुमसे पूछ लूँ कि आखिरकार एक बीस्ट मैन यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नज़र उस भेड़िए के लोकट पर जाती है और ये एक पत्थर का टुकड़ा होता है और टैनी उसे उठा लेता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यह पत्थर यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे ही टैनी उसे छूता है उसके अंदर से एक रेड ऑरा निकलता है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो एक डेमोनिक एनर्जी है। और हम देखते हैं कि उस डेमोनिक एनर्जी के अंदर से वह सिल्वर कलर का वुल्फ बाहर निकलता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के पिछली लाइफ में मिला था। और वह सिल्वर वुल्फ हमारे मेन कैरेक्टर को देख देख कर बहुत ही ज़्यादा घुर्रा रहा होता है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें टैनी की पिछली लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर टैनी एक हरे बालों वाली लड़की से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्या दिखाने के लिए लाई हो। और टैनी हमें बताता है कि वह उस दिन मुझे कुछ खास जानवर दिखाने के लिए लाई थी जो सिर्फ माना से ही मिलकर बनते हैं। और टैनी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर खास जानवर दिखाने के लिए लाई हो? इन जरा जानवरों को तो देखो, यह तो एक स्पिरिट जानवर है जिसका मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वह लड़की कहती है कि टैनी तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक स्पिरिट जानवर है जिसका मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
अगर इसके साथ कोई अपना माना मिला ले तो वह इसका मैच बन सकता है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम भी इसके बारे में जानते होगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, लेकिन इनके साथ अपना माना मिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और हर कोई स्प्लिट मैच इसके बारे में जानता होगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ स्प्लिट स्टोन भी होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी माना पावर को बढ़ा सकते हैं और अपना एक मैच भी बन सकते हैं। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह स्प्लिट स्टोन शायद मुझे लगता है कि यह इसी का ही होगा, लेकिन आखिरकार एक नॉर्मल इंसान के पास यह स्प्लिट स्टोन क्या कर रहा है, क्योंकि इसका मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इस स्प्लिट जानवर को डेमोनिक एनर्जी की मदद से सील किया गया है, जिसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले मुझे इसकी डेमोनिक एनर्जी से बनी हुई चेनों को तोड़ना होगा। और हम देखते हैं कि टैनी अपने मुक्के में पावर भरता है और बड़ी तेजी के साथ उस डेमोनिक एनर्जी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह डेमोनिक एनर्जी वहीं पर टूट जाती है और वह भेड़िया भी वहां से आज़ाद हो जाता है। लेकिन वह भेड़िया टैनी को कुछ दिखाने लग जाता है, कुछ विज़न दिखाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह भेड़िया अपनी लाइफ को दिखा रहा होता है, जहाँ पर कुछ गुंडे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और ये बंदे कौन है? इनके हाथों में डेमोनिक एनर्जी से बने हुए हथियार हैं। और हम देखते हैं कि वह बंदे उस भेड़िए के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सिल्वर भेड़िया बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चीखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह बंदे जिनके हाथ में वह डेमोनिक एनर्जी से बने हथियार होते हैं, वह उसके सीने को फाड़ते हैं और उसके अंदर से स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह तो एक ग्रुप है जो कि स्पिरिट स्टोन निकालता है, लेकिन आखिरकार वह बच्चा कौन है और वह लोग इसे स्पिरिट स्टोन क्यों दे रहे हैं? और हम देखते हैं कि जैसे ही वह बच्चा स्पिरिट स्टोन को पकड़ता है, वह भेड़िए में बदलने लग जाता है और हमें पता चलता है कि यह वुल्फ होता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह तो वही लड़का है। और हम देखते हैं कि टैनी उससे कहता है कि वह लोग कौन है जिन्होंने तुम्हें स्पिरिट स्टोन दिया, और आखिरकार वह तुम्हें ही क्यों देना चाहते थे? मैंने अपनी पिछली लाइफ में तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं देखा था। इसका मतलब है कि मैं समय में कुछ ज़्यादा ही पहले आ चुका हूँ। और वह बंदा कह रहा होता है कि एरिना, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अचानक से वह भेड़िया चीखने लग जाता है और उसे मारने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद टैनी उसे वहीं रोक देता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, अगर तुम इसे मार दोगे तो इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन रुको जरा, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बातों को सिर्फ स्पिरिट मेज ही समझ सकता है। फिर इसके बाद वह उस लड़की की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर वह लड़की कह रही होती है कि एक इंसान स्पिरिट की बातों को समझ सकता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब एक इंसान का आत्मा और मानव पूरी तरीके से शार्प हो, तभी जाकर ये हो सकता है। और यह सिर्फ एक बच्चे के अंदर ही होता है। जैसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, उसने मुझसे यही कहा था और अभी मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन अगर इसके बारे में मैं गौर से सोचूं तो मेरी आत्मा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया अपने मुंह को फेर देता है और टैनी से कुछ पास आकर कहने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद टैनी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि तुम मुझसे कहना चाहते हो कि जब मैंने तुम्हें आज़ाद किया था तो मेरा माना तुम्हारे स्पिरिट स्टोन में मिल गया था, जिसकी मदद से मैं तुम्हें से आसानी के साथ बात कर सकता हूँ और तुमसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया हाँ में जवाब देता है और टैनी कहने लग जाता है कि क्या मैं तुमसे सचमुच कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया हाँ कहता है और टैनी कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और तुम मेरे दोस्त बन जाओ। और टैनी हमें बताने लग जाता है कि शायद शायद एस्ट्रीना की आत्मा भी पवित्र थी, जिसकी वजह से वह स्पिरिट जानवरों को कंट्रोल कर सकती थी और उनसे बातें भी कर सकती थी, जिसकी वजह से वह दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर शूरवीरों में से एक थी। वह सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। और टैनी उस भेड़िए से कहता है कि क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है जिससे तुम मुझसे पूरा कराना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया टैनी से कुछ कहने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अच्छा,
तो तुम मुझसे यह चाहते हो, तुम अपना बदला लेना चाहते हो। चलो ये ठीक है, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था और अपना बदला भी लेना चाहता था। तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। चलो हम अपना स्पिट कांटेक्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि टेनी उसके साथ अपना स्पिट कांटेक्ट कर लेता है और कहने लग जाता है कि चलो अब तुम्हारा नाम रखते हैं, ऐसा नाम जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। आज से मैं तुम्हें मून वुल्फ कहूँगा, क्या ये नाम तुम्हें पसंद आया? लेकिन उससे पहले हमें इस बंदे का क्या करना चाहिए? मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि स्पिट स्टोन की मदद से कोई बीस्ट मैन बन सकता है, लेकिन उस लोगों के पास डेमोनिक एनर्जी थी और वह लोग एक ग्रुप थे। इसका मतलब है कि उनकी शुरू से ही यह चाल थी और यह वुल्फ उनका फॉलोवर था। लगता है कि वह लोग गोडेस की जगह पर डीमन की वर्शिप करते हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। मेरी पिछली लाइफ में इन ग्रुप के लोगों ने दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा की थी, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे इस ग्रुप के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। मुझे इसके बारे में जानना होगा। और वह बंदा कह रहा होता है कि मिस एरिना मुझे माफ़ कर दो, लेकिन टेनी उससे कहने लग जाता है कि अब चुप भी हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें स्पिरिट स्टोन दिया था, क्या वह लोग डीमंस की पूजा करते हैं? मैंने सही कहा। लेकिन वह बंदा मिस एरिना का नाम ही ले रहा होता है, जिसे देखने के बाद टेनी कहता है कि लगता है कि यह पागल हो चुका है, हमें इसे होश में लाना होगा। और हम देखते हैं कि वह भेड़िया खुर्राता है, जिस वजह से वह इंसान होश में आ जाता है और टेनी उससे कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें ये स्पिरिट स्टोन दिया है वह लोग कहाँ पर हैं? जिसे सुनने के बाद वह बंदा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन। जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि हाँ, वह ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर मौजूद है, मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम लोग उसे नहीं समझ सकते। उन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है। और वह कुछ बताने ही वाला होता है कि अचानक से उसका सर फट जाता है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि इसके ऊपर स्पीक मैजिक लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इसकी ज़बान बंद हो। अगर इन्हें बताने की कोशिश की तो ये मर भी सकता था। मैंने अपनी पिछली लाइफ में इससे पूछने की कोशिश की थी और इसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया भी था, लेकिन मैं समझा था कि यह सिर्फ अपने बंदों के बारे में ही बता रहा है। लेकिन जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन पता लगाई तो मुझे पता लगा कि भेड़िया कोई इंसान नहीं बल्कि एक बीस्ट मैन है। लेकिन छोड़ो इन सारी बातों को, मैं इन सारी बातों पर नहीं सोचने वाला और ना ही मैं इस तरीके का बंदा हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। और हम देखते हैं कि वह भेड़िए के हाथों को पकड़ता है और कहने लग जाता है कि तुम जिंदा तो मेरे काम नहीं आई, लेकिन तुम मरने के बाद मेरे काम जरूर आ सकते हो। और वह उस दीवार के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वह दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है। और टैनी कहने लग जाता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खजाना होगा और मुझे वह आइटम भी मिल सकता है जो भेड़िए ने मुझसे चुराया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मैजिक बैरियर लगा होता है, लेकिन टैनी उस बीस्ट के हाथ को उसमें लगाता है, जिसकी वजह से वह तिजोरी पूरी तरीके से खुल जाती है। और हम देखते हैं कि इस तिजोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा खजाना और हीरे जवाहरात मौजूद होते हैं। और टैनी कहता है कि यहाँ पर तो मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी एक अंगूठी को उठाता है और कहने लग जाता है कि मुझे तो सिर्फ यही चाहिए, यह वेलेंटिया फैमिली की अंगूठी है। और दोस्तों, वेलेंटिया फैमिली वही होती है जिसका वह स्वॉर्ड एम्परर था और उसी की वह वेलेंटिया फैमिली होती है। फिर इसके बाद हमें वेलेंटिया फैमिली की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहने लग जाती है कि है बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मेरा नाम टैनी है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि टैनी, ये कितना ज़्यादा प्यारा नाम है और तुम पे यह सूट भी करता है। यह लो, यह एक अंगूठी है, अगर तुम इसे मेरे पास लाओगे तो तुम्हें मैं बहुत ही कुछ दे सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। जिसे सोचने के बाद टैनी कहता है कि इस अंगूठी की मदद से मैं वेलेंटिया फैमिली को असलान किंगडम में आसानी के साथ ढूंढ सकता हूँ। और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है, इसका नाम च्योल वॉन वेलेंटिया होता है, जो कि अपने किंगडम में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, जिसकी वजह से इसका नाम एंजल ऑफ वेलेंटिया भी है। यह लोगों से हमेशा जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से इसका नाम एंजल ऑफ वेलेंटिया रखा
गया है। और जब ये 16 वर्ष की हो गई तो इसे दुनिया भर में घूमने की इजाज़त मिल गई और यह किसी भी तरह के मंदिरों में जा सकती है। और उसी वजह से यह उस दिन मुझे मिली थी और उसने ही मुझे वह अंगूठी दी थी। लेकिन उस अंगूठी की वजह से मेरी बहन की जान चली गई, लेकिन अब इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ मेरी मदद करना चाहती थी और मैं भी उसकी मदद करूंगा, जिसके लिए मैं उससे मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगा। और शायद इस मदद की वजह से मैं स्वॉर्ड एम्प्रेस से भी मिल सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और उसने भी मुझसे यही कहा था। लेकिन अचानक से टैनी को किसी की आवाज़ आती है, जो कहने लग जाते हैं कि आखिरकार वह बास्टर्ड कहाँ पर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद टैनी खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि वह लोग मुझसे मिलने के लिए आ गए। फिर इसके बाद हमें एक और टकले सैनिक को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार यह किस बास्टर्ड ने किया है। जिसे सुनने के बाद वह पीछे वाले बंदे कहने लग जाते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, वह माना को भी यूज कर सकता था, वह लोगों को उठा उठा कर मार रहा था। सर, आप उसका ध्यान जरूर रखना। अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो हम भी आपकी देखभाल करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनने के बाद वह टकला सैनिक गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह कहने की तुमने कोई नशीली दारू पी हुई है। जिसे सुनने के बाद वह बंदे कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं सर, हम आपसे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह बंदा उस बेहोश हुए बंदे को लात मारता है और कहने लग जाता है कि लेकिन यहाँ पर भेड़िया कहाँ पर मौजूद है। और हमें इस सैनिक के बारे में बताया जाता है, यह किले का रखवाला है और इसका नाम कैप्टन राम है। और दोस्तों, इसका नाम सचमुच ही राम होता है। और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लगता है कि ये किसी छोटे मोटे खिलाड़ी का काम नहीं है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस सैनिक की नज़र कहीं पर जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर टैनी आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद वह बंदे कहने लग जाते हैं कि सर, यही है वो। और वह बंदा कहने लग जाता है कि है बच्चे, क्या तुम नहीं है क्या है। जिसे सुनने के बाद टैनी हाँ कहता है और वह बंदा कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि आज तुमने कितनी बड़ी गलती की है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैंने सिर्फ गैंगस्टरों को सबक सिखाया है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नाइट मुझसे इस बारे में पूछताछ करेगा। लेकिन रुको जरा, एक नाइट है जो पैसों के लिए वुल्फ के लिए काम करता था। जिसे सुनने के बाद वह कैप्टन राम हैरान हो जाता है और गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि ए बच्चे, क्या तुम होश में भी हो? तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या कहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? और हम देखते हैं कि वह टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह नाइट तो अपने माना को भी इस्तेमाल कर सकता है और इसका माना लेवल सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है। और हम देखते हैं कि टैनी उसके हाथ को झटक देता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और टैनी हमें बताने लग जाता है कि मेरा माना भी बिल्कुल इसी बराबर है, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, तभी जाकर मैं इसे हरा पाऊंगा। और हम देखते हैं कि टैनी पर उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है और उसे एक जोरदार घुटना दे मारता है। और हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जोरदार होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन राम उसके घुटने को अपने हाथों की मदद से रोक लेता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे भी अपनी ताकत को दिखाने की ज़रूरत है। और वह काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा भी होता है। जिसे देखने के बाद कैप्टन राम कहने लग जाता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे? और हम देखते हैं कि वह टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन टैनी उसके हमले से आसानी के साथ बच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं इस सैनिक से इसी तरह से लड़ता रहा तो फिर से लॉर्ड का ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ सकते हैं। मैं लोगों के ध्यान को नहीं खींचना चाहता, मैं इससे सिर्फ आराम से बात करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा पीछे चला जाता है और वह कैप्टन राम हमला करते हुए कहने लग जाता है कि ये फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर वह वुल्फ मून आ जाता है। जिसे देखने के बाद वह सैनिक कहता है कि यह तो एक स्पिरिट है, लेकिन ये स्पिरिट यहाँ पर क्या कर रही है? और हम देखते हैं कि वह वुल्फ मून उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुर्रा रहा होता है। जिसे देखने के बाद कैप्टन राम थोड़ा सा चुप हो जाता है। जिसे देखने के बाद टैनी थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि शायद यह इससे डर रहा है, क्योंकि यह इसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। और वह कहने लग जाता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए, क्यों ना हम बैठकर बात करें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूँ तो तुम वुल्फ के पास पैसों के लिए काम करते थे, अगर मैं तुम्हें उतना ही पैसा दूँ तो कैसा रहेगा? और वैसे भी वुल्फ अब मर चुका है। जिसे सुनने के बाद कैप्टन राम कहता है कि तुम्हारा इससे
इससे क्या मतलब है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो बच्चे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि उतना ही पैसा मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो। जिसे सुनने के बाद कैप्टन राम कहता है कि आखिरकार मैं ये बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि तुम मुझसे यह कहोगे। बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या है, या फिर तुम मैजिक की मदद से ट्रांसफॉर्म हुए हो और एक बच्चे बने हो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या मैजिक, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं सिर्फ अपने काले बालों की वजह से पूरे गांव में फेमस हूँ, शायद ये इसकी वजह से हो सकता है। जिसे सुनने के बाद वह कैप्टन राम कहता है कि यह तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वुल्फ मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसा देता था, क्या तुम मुझे वह पैसा दे पाओगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, वुल्फ तुम्हें सिर्फ एक सिक्का देता था और मैं तुम्हें 1.5 सिक्का दूंगा, क्या यह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी होगा। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यू सन ऑफ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सब कहने की। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अब तुम शांत भी हो जाओ। और हम देखते हैं कि वह स्पिट उसके ऊपर जोर जोर से गुर्राने लग जाती है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा, तुम्हें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद कैप्टन राम थोड़ा सा शांत हो जाता है और वह वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, और वैसे भी मैं एक बच्चे से उलझना नहीं चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैंने तुम्हारा आंसर सही तरीके से सुना नहीं है। जिसे सुनने के बाद कैप्टन राम कहता है कि बस तुम टेक्स्ट देते रहना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बंदे कहने लग जाते हैं कि सर राम, क्या आप सचमुच इसे छोड़कर जहाँ पर जा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद कैप्टन राम उन पर एक थप्पड़ मारता है और कहने लग जाता है कि तुम कीड़े मकोड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि 1 मिनट रुको जरा। और हम देखते हैं कि वह उस सैनिक को एक सिक्का फेंक कर दे देता है और कहने लग जाता है कि यह तुम्हारा इनाम है, तुम फेस लॉर्ड के पास जाओगे और उसे सारी की सारी जानकारी दोगे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, और उसके साथ मेरी अरेंज मीटिंग फिक्स करोगे। जिसे सुनने के बाद कैप्टन राम कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं ये रिपोर्ट उन्हें दूं, क्या तुम्हें पता है कि इससे क्या भी हो सकता है, फेस लॉर्ड इससे गुस्सा हो सकता है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह सिर्फ मेरे कलेक्शन के लिए है, अब आएगा इसमें मज़ा। और हम देखते हैं कि वह अचानक से कहता है कि है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा है, मुझे तुमसे सिर्फ 1 घंटा चाहिए, तुम्हें सारे गांव में जाना है और वहाँ के सारे लोगों को, और जो वहाँ पर भीख मांग रहे हैं और महिलाएं हैं, तुम्हें उन लोगों को 1 घंटे के अंदर यहाँ पर लाना है। अगर तुम नहीं लाए तो मुझे लगता है कि यह स्पीड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, और मैं भी शायद तुम्हें 1 घंटे के अंदर नहीं बचा पाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह बंदे यह सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। और टैनी कहने लग जाता है कि मैं अपने प्लान के मुताबिक चल रहा हूँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा और मैं 1 हफ्ते बाद वैलेंटिया फैमिली से मिल सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें 1 घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह बंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हम सब लोगों को यहाँ पर ले आए हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे बंदे आ चुके होते हैं और एमा सीधा टैनी के पास आती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारे हाथों में से खून है, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह मेरा खून नहीं है, बल्कि वुल्फ मर चुका है, यह उसका खून है। जिसे सुनने के बाद सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और एमा उसके पास जाती है और वह कहने लग जाती है कि क्या यह सचमुच वुल्फ है, और बंदे पीछे से बात कर रहे होते हैं कि यह तो सचमुच मर चुका है। जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि सभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वुल्फ फेस लॉर्ड के लिए काम करता था और वह आदमी इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। और टैनी उन सब से कहता है कि तुम सब लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वह आदमी तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होने वाला, क्योंकि यह नोबल एक धोखे की वजह से मारा गया है। जिसे सुनने के बाद वह बंदे कहते हैं कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। और टैनी कहता है कि तुम लोगों को ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नोबल को बदलने की ज़रूरत है और इससे फिर से लॉर्ड को कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, वह तुम पर गुस्सा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए ड्यूक वैलेंटिया काफ़ी रहेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या ये एक्सप्लेन हो चुका है यह भी ज़रूर बताना है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा वीडियो ख़त्म हो जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।